morning my dear student. Once again welcome to IPSC लर्निंग प्रोग्राम. तो इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया कि लाइसिंग एंजाइम मतलब क्लीविंग एंजाइम का थोड़ा बहुत हमने बात किया था बेसिक कि एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस. उसमें हमें आज डीप में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के रिगार्डिंग बात करनी है. फिर सिंथेसाइजिंग एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ एंजाइम लाइक अल्कलाइन फॉस्फेटेज. बराबर. आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है थोड़ा एनसीईआरटी बेस है, थोड़े बहुत एग्जाम्पल बाहर के भी होंगे, बट आपको जो मॉड्यूल दिया जाएगा उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा होगा, पर वो आपके नॉलेज के लिए है, आपको समझ में आए इसलिए एग्जाम्पल है. उन सबको आपको याद नहीं रखना है. एनसीईआरटी और जितना मैं यहाँ को आपको दे रहा हूँ उतना ही आपको याद रखना है. बराबर. तो आपकी एनसीईआरटी में दिया है कि फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन. हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. चलो, रिस्ट्रिक्शन वर्ड का मीनिंग ही कुछ है. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. बराबर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम. जो भी बात यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ उसको आपको फेयर बुक में आपको मेंशन करना है. अब देखो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? कट डीएनए. भाई हमने इसे मॉलिक्यूल सीजर बोला था कि नहीं? कट डीएनए करता है, डीएनए को कट करता है. कट डीएनए, डीएनए के फ्रैगमेंट करेगा, टुकड़े करेगा. तो कट डीएनए ऑब्लिक स्ट्रेट at some specific site, at some specific site. अभी आपको पता चल जाएगा. at some specific site मतलब कोई एक पर्टिकुलर साइट पर, जिसे हम नाम देते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट. क्या बोलेंगे उसे हम? रिस्ट्रिक्शन साइट. ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग. ये दो टाइप का होता है, आगे पता चलेगा. तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? कट डीएनए ऑब्लिक स्ट्रेट एट सम स्पेसिफिक साइट, जिसे हमने क्या नाम दिया? रिस्ट्रिक्शन साइट. ये सब बातें आप अभी समझो, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. एच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है. एच, ये सभी लाइनें आपको याद रखनी है. एच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. भाई जो हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, उसके पास स्पेसिफिक साइट होता है आइडेंटिफाई करने के लिए. एंजाइम हैव इट्स ओन स्पेसिफिक साइट. एंजाइम हैव इट्स ओन स्पेसिफिक साइट. आपकी एनसीईआरटी में सब चीज़ें मेंशन ही है. बराबर. तो क्या लिखा हमने? ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैव इट्स ओन स्पेसिफिक साइट. दैट्स वाई नॉन एज मॉलिक्यूलर सीजर. इसे मैं अलग मार्कर से लिख देता हूँ. मॉलिक्यूलर सीजर. क्या बोलेंगे इसे हम? मॉलिक्यूलर सीजर. या इसे हम नाइफ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. भाई नाइफ तो पता है ना, सब्जी जो घर पे काटते हो आप. नाइफ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोल सकते हो. जेनेटिक इंजीनियरिंग. बराबर. तो हमने बोला कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम. कट डीएनए ऑब्लिक स्ट्रेट. इसका मतलब क्या है ये आगे समझ में. ऑब्लिक और स्ट्रेट का मतलब समझ में आना चाहिए. एट सम स्पेसिफिक साइट. उसी साइट को हमने क्या नाम दिया? रिस्ट्रिक्शन साइट. क्या नाम दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिस्ट्रिक्शन साइट समझ में आना चाहिए. बराबर. एच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैव इट्स ऑन स्पेसिफिक साइट. मतलब रिस्ट्रिक्शन साइट. दैट्स वाई नॉन एज मॉलिक्यूलर सीजर. मतलब एक पर्टिकुलर साइट पे जाके ये कट करेगा.
अब वो पर्टिकुलर साइट कौन सी है वो हमें डिस्कस करनी है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक साइट होता है जहाँ पे जाके वो कट करेगा। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर या नाइफ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, बराबर। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, एक फैमिली से बिलोंग करता है, न्यूक्लियस फैमिली, आपकी एनसीईआरटी में है। पर उससे पहले देख लो, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा था, हिंड2। हिंद नहीं बोलते भाई, वो आपकी इजी कन्वीनियंस के लिए हम इसे बोलते हैं फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। भाई इसको डिस्कवर किसने किया था, स्मिथ ने किया था। किसने किया था, स्मिथ ने। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हाइंड D2। HIN अलग है, D अलग है और 2 अलग है, रोमन नंबर है भाई ये। तो हाइंड D2 बोलते हैं। आप सिंपल आपके याद रखने के लिए हिंड2 बोल सकते हो। बाय स्मिथ, किसने डिस्कवर किया था, स्मिथ अंकल ने, बराबर। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब एंजाइम कौन है, तो हिंड2, बराबर। किसने किया था, स्मिथ अंकल ने किया था। अब बोलोगे आप सर हिंड2 फर्स्ट डिस्कवर्ड है तो हिंद1 नहीं, भाई हिंद1 है ना, हिंड1, वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के फॉर्म में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए हिंद1 को नहीं बट हिंद2 को हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और वो भी कैसा, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दूसरी एक बात अगर आपको याद रखनी है, आपकी बुक में मेंशन करनी है, तो आप कर सकते हो कि हिंड2 का मीनिंग क्या है। मतलब हिंड2 का मीनिंग आइसोलेशन के बेसिस पर सेकंड है। मतलब स्मिथ ने जो हिंड2 को डिस्कवर तो कर दिया था बट 5 साल बाद आइसोलेट कर पाए थे, और तब तक तो कई सारे एंजाइम क्या हो गए थे, डिस्कवर्ड हो गए थे, बराबर। तो यहाँ पे हम आइसोलेशन के बेस पर बात कर रहे हैं, बराबर। तो एक पॉइंट याद रखना। उसके बाद देखो, उसके बाद एक और हार्मोन का डिस्कवरी हुआ लेटर ऑन। लेटर ऑन इको R1 एंजाइम, इको R1 एंजाइम डिस्कवर्ड बाय अर्बर स्मिथ एंड नथन। इन तीनों ने डिस्कवर किया। इसके बाद ये कहाँ से मिला वो भी मैं बता रहा हूँ। तो इन्हों को ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर दैट, ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर दैट। तीनों को इसके लिए, इसकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। इको R1 है ना, ये इकोलाई बैक्टीरिया से, हमने पहले ही बताया है कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो आपके कहाँ से मिलते हैं, प्रोकैरियोट से मिलते हैं। तो इसका डिस्कवरी कहाँ से हुआ था, इकोलाई बैक्टीरिया से। अभी 1, 2 वो सब क्या है वो आगे हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, तब आपको पता चलेगा। अब हिंड2 एंजाइम कहाँ से मिला था, तब फ्रॉम हीमोफिलस। ये कहाँ से डिस्कवर किया गया था, तो फ्रॉम, ये जैसे इकोलाई बैक्टीरिया से, ये फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। बैक्टीरिया से डिस्कवर किया गया था, बराबर। तो
हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट डिस्कवर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा है, हाइन डी टू पर इजी कन्वीनियंस के लिए हमें याद रखने के हिंटो बोलते हैं बाय स्मिथ। उसके बाद लेटर ऑन इको R1 एंजाइम बाय स्मिथ, अर्बर एंड नथन, उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। ये कहाँ से मिला था, इकोलाई बैक्टीरिया से। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है हिंटो एक स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस को पहचानता है, बाद में कट करता है 6 न्यूक्लियोटाइड 6 बेस पेयर, वो सब आपको याद रखना है, वो जैसे कि आगे आएगा ही हमारे टॉपिक में, बराबर। तो हिंटू कहाँ से मिला था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से। अभी तक आपकी एनसीईआरटी में पॉइंट मेंशन है 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड, मोर देन 900। अब तक तो भाई 3000 डिस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस ऑलरेडी डिस्कवर हो गए हैं फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब 230 डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या हो गए, डिस्कवर हो गए। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी कभी भी आ सकता है, बराबर। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बात कर रहे हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बराबर। तो उससे पहले आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 टाइप का। तो हम बात कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बराबर। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में हमें जो डिस्कस करना है ना, वो मेन एक्सोन्यूक्लियस हमने ना ही बोला है कि वो हमारे कुछ काम का नहीं है। एंडोन्यूक्लियस में भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और उसमें भी हमें ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग, मोड ऑफ कटिंग, बराबर। अब देखो भाई, समझो, हम बात कर रहे हैं क्लीविंग एंजाइम की। इसमें भी हमें किससे बात करनी है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये एक न्यूक्लियस फैमिली से बिलोंग करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बिलोंग्स न्यूक्लियस फैमिली। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, बराबर। इसमें दो, एक है हमारा एक्सोन्यूक्लियस और एक है एंडोन्यूक्लियस, बराबर। एक्सोन्यूक्लियस और एक है एंडोन्यूक्लियस। इसमें भी हमें इसकी बात करनी है, उसमें भी हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन साइट या पैलिंड्रोमिक साइट। पर इससे पहले समझो, यहाँ पे हमने बात की थी इन प्रीवियस लेक्चर, किस तरह से न्यूक्लियोटाइड होता है, ATGC, इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6, इनके बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। A और T के बीच में डबल, GC के बीच में ट्रिपल, इस तरह से होता है ना। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करवाएगा, टर्मिनल कटिंग करवाएगा। कैसा कराएगा, टर्मिनल, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा। मतलब एक्सोन्यूक्लियस क्या करवाएगा, टर्मिनल कटिंग, टर्मिनल कटिंग। नॉट यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमें जो डिस्कस करना है वो मेनली है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस में भी हमें कौन सा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन मतलब एक पर्टिकुलर साइट, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, वो एक रिस्ट्रिक्शन साइट जिसे हम पैलिंड्रोमिक, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, आप देख लेना उसके अंदर, बराबर। तो हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं। रिस्ट्रिक्शन
ये कहाँ पे कटिंग करेगा? रिस्ट्रिक्शन साइट या जिसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक साइट। क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोमिक साइट। पैलिंड्रोमिक का मीनिंग क्या होता है? रीड सेम फ्रॉम बोथ साइड। अगर आप आगे से पढ़ोगे तो भी सेम, पीछे से पढ़ोगे तो भी सेम। समझो पैलिंड्रोमिक, जैसे कि मैंने वर्ड लिख दिया मलयालम, 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 बराबर। तो आप यहाँ से पढ़ो तो भी मलयालम, इधर से पढ़ो तो भी मलयालम, मतलब रीडिंग बोथ साइड कैसा होगा? सेम होगा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखो, बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। नितिन अरोरा, आपके मॉड्यूल में बहुत सारे, यहाँ से पढ़ोगे तो अरोरा नितिन, नितिन अरोरा, बराबर। तो इसी तरह से हम देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसे, कि मान लो ये डीएनए है डबल स्टैंडर्ड। क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये मान लो लेट्स सपोज इसका 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम एंड, तो ये 3 प्राइम एंड ये 5 प्राइम। भाई रीडिंग, भाई डीएनए कैसा होता है? एंटी पैरेलल होता है कि नहीं? डीएनए एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल। बराबर। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होगा इस तरह से जी, ये आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, टी टी सी। तो आप बोलोगे सर ये घटक तो यहाँ से नहीं हो रहा है। भाई ऐसा नहीं, सामने की स्ट्रैंड भी देखनी है ना हमें। इस तरह से सी के सामने जी, इसके सामने ए, टी के सामने, भाई थायमिन के साथ एडिनिन होता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन होता है, ए के साथ टी, ए के साथ टी और सी। तो यहाँ से भी घटक, यहाँ से भी घटक। तो ये हो गया आपका रिस्ट्रिक्शन साइट, रिस्ट्रिक्शन साइट, या इसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक साइट। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोमिक साइट को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। अब यहाँ पे भी कैसा कटिंग करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग, बराबर। भाई ये 6 न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पैलिंड्रोमिक साइट मतलब 6 न्यूक्लियोटाइड, याद रखना 6 न्यूक्लियोटाइड आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। 6 बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करेगा। ये दिखना 1 2 3 4 5 6, 4 6 8 अलग अलग पर आपकी एनसीईआरटी में 6 मेंशन किया है, तो आप उसे ही समझो। तो इस तरह से क्या हो गया? पैलिंड्रोमिक साइट मतलब रीडिंग सेम फ्रॉम बोथ साइड, आगे से पढ़ो या पीछे, बैकवर्ड फॉरवर्ड, आपको सेम ही दिखेगा, बराबर। अब देखो यहाँ पे भी कैसा कटिंग? ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 टाइप्स, बराबर। तो ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग, अब यहाँ पे भी कैसा कटिंग करवाएगा? यहाँ से कटिंग करवाएगा, यहाँ से कटिंग कराएगा। तो उसके बेसिस में 2 टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझना। मोड ऑफ कटिंग बोलो या ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग बोलो, मैं अलग अलग फॉर्म में लिख रहा हूँ। बेस ऑन कटिंग, आपको जो अच्छा लगे आप उसे याद रखो। बेस ऑन कटिंग, 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक को हम बोलते हैं ब्लंट कटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लंट कटिंग। इसी चीज़ को मैं अलग तरीके से लिखूँगा, बराबर, आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो एक होगा कोहेसिव कटिंग, कोहेसिव कटिंग, जिसे हम बोलेंगे स्टिकी एंड,
स्टिकी एंड, क्या बोलेंगे, कोहेसिव मतलब चिपकने वाला, स्टिकी। और एक को हम बोलेंगे ब्लंट कटिंग, क्या बोलेंगे, ब्लंट कटिंग या नॉन स्टिकी एंड, बराबर। तो कोहेसिव कटिंग एंड ब्लंट कटिंग आपकी एनसीईआरटी में इको R1 का एग्जाम्पल दिया। अब समझो भाई, दोनों चीज़ को मैं बड़ समझा रहा हूँ आपको। मान लो इस तरह से है, बराबर, इसी तरह से यहाँ पे भी है। ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग, ये कट कहाँ से करता है, GAATTC, बराबर। तो उसी तरह से क्या होगा, GAATTC। ये हो जाएगा आपका, लेट्स सपोज 5 प्राइम एंड, ये हो जाएगा 3 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, तो ये 5 प्राइम एंड, बराबर। अब देखो यहाँ पे 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड। बराबर। अब देखो कोहेसिव कटिंग क्या है, यहाँ पे आप इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक, क्या लिख सकते हैं इसे हम, ऑब्लिक लिख सकते हैं। और इसे हम लिख सकते हैं स्ट्रेट, क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेट, बराबर। अब देखो यहाँ पे एक लाइन में लिख रहा हूँ, उसे आप समझना। कट DNA नियर टू सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कट DNA, हमें क्या करना है भाई, DNA को कट करना है। कट DNA नियर टू सेंटर, नियर टू सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक, it produces free, it produces free and, और sticky end बोल सकते हो, sticky end, बराबर। वहाँ पे देखो ब्लंट कटिंग में कट DNA एट द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक, कट DNA, फिर ये जो एग्जांपल है ना आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। कट DNA एट सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक, भाई ये भी पैलिंड्रोमिक ही है, बट ये सेंटर में कट करेगा, बराबर। सो इट प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड, मतलब नॉन स्टिकी, चिपकेगा नहीं वैसा, बराबर। अब देखो आपकी एनसीईआरटी आप साथ में रखना, यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है, इससे यहाँ पे कोहेसिव में आप एग्जांपल याद रख लो, इको R1, बराबर। और यहाँ पे आप रख लो समा नहीं बोलते भाई, SMA1, बराबर। ये एग्जांपल आपको याद रखना होगा। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, SMA1, और ये है इको R1, बराबर। तो कोहेसिव कटिंग मतलब स्टिकी, मतलब जो चिपके वैसा। ब्लंट कटिंग मतलब वो चिपकेगा नहीं, कैसा होगा, चिपकने नहीं वाला होगा, मतलब नॉन स्टिकी होगा, कोहेसिव नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है कट DNA नियर टू सेंटर ऑफ, नियर टू सेंटर मतलब ये सेंटर से नियर में, तो यहाँ पे कुछ कटिंग होगा इस तरह से, देखो
इस तरह से। तो यहाँ पे देखो इस तरह से कटिंग, यहाँ पे देखो इस तरह से। तो यहाँ पे कोई चिपकने का चांस ही नहीं है ना भाई। नाइट्रोजनस बेस पे जो भी न्यूक्लियोटाइड है एक दूसरे से अटैच है ना, तो कोई भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ब्लंट कटिंग बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो, इसे अब हमें समझना है। पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कोहेसिव कटिंग में क्या होगा, स्टिकी एंड प्रोड्यूस होगा। ब्लंट कटिंग में क्या होगा, स्टिकी एंड प्रोड्यूस नहीं होगा, बराबर। तो कोहेसिव कटिंग और ब्लंट कटिंग दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखो। अब इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, इसे भी हम इरेज कर रहे हैं, बराबर। इस तरह से हमने कटिंग किया था, नियर टू द सेंटर, मतलब, और ये इस तरह से कटिंग करवाएगा। और यहाँ पे देखो सेंटर में, एकदम बिल्कुल कहाँ, सेंटर में। देखो एक सीक्वेंस कैसा होगा, G 5 प्राइम एंड, बराबर। नीचे इस तरह से होगा, सॉरी, G के सामने C, G और C के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो तो याद है ना। फिर T T A A। देखो ये अभी भी इनसे अलग हो गए, मतलब ये फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, स्टिकी एंड है। कैसा है, स्टिकी एंड, कैसा है, स्टिकी एंड। और एक इस तरह से होगा, थ्री प्राइम एंड C T T A और उसके सामने होगा जस्ट ऑपोजिट G, और ये होगा आपका 5 प्राइम एंड, बराबर। ये हो जाएगा आपका 3 प्राइम एंड। तो देखो अगर हम इन दोनों सीक्वेंस को एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा ना भाई। ये ए टी के साथ क्या बनाएगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह से क्या हो जाएगा, मतलब ये क्या है, स्टिकी एंड है। क्या है, स्टिकी एंड। अगर इन दोनों सीक्वेंस को आप नज़दीक लाओगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इको R1 एंजाइम क्या करेगा, कट फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ये सब मैंने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया है, हम यहाँ बार बार बोरिंग रिपीटेशन नहीं करेंगे। अब देखो ये तो हो गया स्टिकी, बराबर। तो मतलब G और A के बीच में कटिंग करता है, G और A के बीच में, इको R1 है ना, G और A के बीच में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा कटिंग होगा, ब्लंट कटिंग। फाइव प्राइम 3 प्राइम, बराबर। C T T, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यहाँ पे पता चल रहा है नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से क्या है, अटैच है, कोई एक दूसरे से अलग हुए ही नहीं ना। तो फिर यहाँ पे कोई भी स्टिकी एंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। TTC GAA, तो इसी को हम बोलते हैं ब्लंट कटिंग। क्या बोलते हैं, ब्लंट कटिंग। तो ये हमारे कुछ काम का नहीं है,
लर्न कटिंग कुछ काम का नहीं है, हमारे काम का क्या है, ये है। अब इसी एग्जाम्पल को आपको देखना है तो आप अपनी एनसीईआरटी में देखो, पेज नंबर दिया हुआ है ना, 196 के आसपास है, वहाँ पे इको R1 एक सीक्वेंस ऐसी होगी, सामने सेम टू सेम इसी तरह से सीक्वेंस होगी, मतलब एक सीक्वेंस होगी ये प्लाज्मिड की होगी, किसकी होगी, प्लाज्मिड की, और जो फॉरेन जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको उसके बाजू में इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसी तरह से कटिंग होगा। तो जो फॉरेन जीन होगा उसका सीक्वेंस इसी तरह से होगा, तो आके अटैच हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन कटिंग, कोहेसिव कटिंग मतलब स्टिकी एंड प्रोड्यूस होगा, जिसे हम ऑब्लिक भी बोल सकते हैं, ब्लंट कटिंग नॉन स्टिकी एंड जिसे हम स्ट्रेट भी बोल सकते हैं। इसमें आपको याद रखना है SMA1, यहाँ पे क्या याद रखो, स्टिकी एंड में इको R1, बराबर। ये क्या करेगा, जी और ए के बीच में कटिंग करेगा और प्रोड्यूस करेगा स्टिकी एंड, मतलब ये फिर से अगर इस दोनों को नज़दीक ला दिया गया तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और एक दूसरे से चिपक जाएगा, बराबर। तो आपकी एनसीईआरटी में दिया है एग्जाम्पल, देखो मैं उसे एक बार आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाए। ये इको R1 वाला एग्जाम्पल आप याद रखना। आपके एनसीईआरटी में है, एक तरफ दिया है प्लाज्मिड और वेक्टर डीएनए, बराबर। मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग कर देता हूँ, प्लाज्मिड डीएनए या इसे हम बोलते हैं वेक्टर और कैरियर डीएनए। यहाँ पे होगा आपका फॉरेन जीन मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, वही एग्जाम्पल है भाई जो हमने अभी समझा, या जीन ऑफ इंटरेस्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरह से हम क्या बनाएंगे, RDNA, तो इस तरह से होगा सीक्वेंस 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। यहाँ पे हम एंजाइम ड्रॉ कर देते हैं, कौन सा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको R1, भाई सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं, पता है ना, तो इसे हमने नाम दे दिया इको R1। ये क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर, ये फॉरेन डीएनए को भी काटेगा और प्लाज्मिड डीएनए को भी काटेगा, बराबर। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 प्राइम एंड यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम, बराबर। अब यहाँ पे होगा इस तरह से घटक घटक, इसी तरह से, मतलब ये पैलिंड्रोमिक होगा कि नहीं, कैसा वर्ड है पैलिंड्रोमिक, ये है हमारा फॉरेन जीन घटक, तो दोनों को एक ही सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे तो एक पर्टिकुलर स्पेस पे ही कटिंग करेगा, तो यहाँ से ये कटेगा, हाँ सर, इस तरह से, इसी तरह से यहाँ पे भी कटिंग होगा, देखो एक सीक्वेंस ये बनेगा, जी, फिर यहाँ पे CT A, बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्राइम एंड दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, बराबर, एक ये हो गया और एक हमारा ये हो जाएगा,
दूसरा कैसा होगा, इस तरह से। थ्री प्राइम एंड ये हो जाएगा 5 प्राइम एंड यहाँ पे आ जाएगा जी, बराबर। यहाँ पे होगा सी टी टी ए और ए, मतलब ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुआ। भाई ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कि नहीं? इनको अपने दोस्तों से बिछड़ने का गम है, इसको भी, बराबर। तो ये प्लाज्मिड डीएनए को हमने कट किया, इसी तरह से क्या होगा, यहाँ पे भी होगा। फाइव प्राइम एंड 3 प्राइम एंड जी सी टी टी ए, बराबर। थ्री प्राइम एंड 5 प्राइम एंड जी सी टी टी ए। अगर कुछ मिस्टेक है तो करेक्शन कर लेना, बराबर। अब देखो, आप क्या कर सकते हो, किसको किसके साथ ज्वाइन करोगे तो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अब आपको दिमाग लगाना है, आपके तरीके से सोचना है। भाई ये जो है ना पूरा, ये प्लाज्मिड का डीएनए है जो हमने कट किया है और स्टिकी एंड प्रोड्यूस किया है, प्लाज्मिड डीएनए। अब आप आपकी एनसीईआरटी में देख के मुझे बताना, और हो सके तो डायग्राम ड्रॉ करके मुझे भेज देना। और ये आपका फॉरेन डीएनए है, दोनों टुकड़ों को मिलाओ और बन जाएगा आपको एटलीस्ट लास्ट में क्या बनेगा, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बराबर। तो मेरे ख्याल से हमारा जो था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की पैलिंड्रोमिक साइट, रिस्ट्रिक्शन साइट मतलब एक पर्टिकुलर साइट पर जाके कटिंग करता है, और मोड ऑफ कटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग भी ये दो टाइप का है, कि एक स्टिकी एंड कटिंग हो मतलब कोहेसिव कटिंग, और एक होता है ब्लंट कटिंग, बराबर। स्टिकी एंड हमारे काम का है, ब्लंट कटिंग हमारे कुछ काम का नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब आपको पूरा आइडिया आ गया होगा कि कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। भाई सामने एक दूसरे से चिपके मतलब स्टिकी एंड प्रोड्यूस होना चाहिए, नहीं तो फॉरेन जीन हमारा सीक्वेंस मैच ही नहीं होगा, बराबर। तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कटिंग होता है, चाहे वो फॉरेन जीन हो या प्लाज्मिड डीएनए हो, बराबर। जिस किसी को भी आपको कट करना है, आपको वहाँ पे लाइगेट करना है, तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ही कट करना होगा। अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करोगे, हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मैंने बोला हैव इट्स ऑन स्पेसिफिक साइट, बराबर। एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब एक अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसे कट करो, अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसे कट करो, तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होने का कोई चांस रहता ही नहीं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप उसे मुझे ड्रॉ करके भेज देना। अब आपको स्टिकी एंड में एग्जाम्पल दे दिया EcoR1 और SMA1। दूसरे दो एग्जाम्पल आप याद रख लो, आपको MCQ सॉल्व करोगे तब थोड़ा इजी रहेगा। इसके बाद हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 टाइप के होते हैं, उसमें से हमारा काम का कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। आपकी NCERT में नहीं है, फिर भी आप उसे याद रख लो, मैं एकदम सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। तो कोहेसिव कटिंग और ब्लंट कटिंग, बराबर। बेस ऑन कटिंग हमने बात की, बेस ऑन
कटिंग। तो एक हो गया आपका स्टिकी एंड, और जिसे हमने कोहेसिव कटिंग बोला। एक है हमारा नॉन स्टिकी एंड, नॉन स्टिकी एंड, या जिसे हमने क्या नाम दिया, ब्लंट एंड, ब्लंट कटिंग, बराबर। तो इसमें तो आपको याद रखना है एग्जाम्पल इको R1 बराबर, हाइन 3 और एक है बाम H1, क्या, बाम H1 बराबर। यहाँ पे देखो एक है एग्जाम्पल आपका SMM1, फिर है HEA2 और एक है इको R5 बराबर। इतना एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ये HE3 सॉरी, और ये इको 5 बराबर। तो इतना एग्जाम्पल आप याद रख लेना कि बेस्ड ऑन कटिंग स्टिकी एंड में एग्जाम्पल इको R1, हाइन D3, बाम H1, SEM1, हीमोफिलस इजिप्टस और इको R5। तो ब्लंट कटिंग ये करवाएगा, स्टिकी एंड प्रोड्यूसिंग कौन होगा, इको R1, हाइन D3 और बाम H1 बराबर। अब एक एग्जाम्पल और सॉरी क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग 3 टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बट आप याद रखना कि टाइप 2 ही हमारे काम का है, टाइप 1 एंड टाइप 3 नहीं, बराबर। ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग 3 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर प्रेजेंट। क्यों टाइप 2, टाइप 1, टाइप 3 नहीं? ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग 3 टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बराबर। एक है टाइप 1, एक है टाइप 2। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया नीट की, तो आप आंख बंद करके किसको टिक मार्क करोगे, टाइप 2 को। ये मोर करेक्ट आंसर है और यही करेक्ट है भाई। क्यों, समझो। हमने अभी डिस्कस किया कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज करता है, वहाँ जाके कटिंग करता है। तो ये टाइप 1 क्या करेगा, जहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा उससे 100 बेस पर दूर जाके कट करेगा। रिकॉग्नाइजेशन साइट से डिस्टेंस में, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे, मतलब 100 बेस पे लॉन्ग डिस्टेंस पर जाके ये कट करता है। मतलब मान लो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, मतलब एंडोन्यूक्लियस है, मतलब ये जो रेड पोर्शन है ये हो गया उसका रिकॉग्नाइजेशन साइट। तो यहाँ पे उसने रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ पे कट करना है, पर वो कट यहाँ पे नहीं, यहाँ से दूर, बहुत दूर, मतलब 100 बेस पे दूर जाके कट करेगा। तो भाई ये हमारा कुछ काम का ही नहीं है, निकालो इसे। टाइप 3 देखो, इसका भी कुछ ऐसा ही झमेला है। ये रिकॉग्नाइज कहीं और करेगा, रिकॉग्नाइजेशन साइट को रिकॉग्नाइज तो करेगा,
बट ये भी टाइप 1 की तरह 24 to 26 बेस पे लॉन्ग डिस्टेंस पर जाके 24 to 26 बेस पे लॉन्ग डिस्टेंस पर जाके कट करेगा। तो ये भी हमारे कुछ काम का नहीं, मतलब रिकॉग्नाइज कहीं पे किया और कट कहीं और जाके कर रहा है। मतलब ये तो एकदम लॉन्ग डिस्टेंस पर, ये तो रिकॉग्नाइज से थोड़ा नियर डिस्टेंस में कर रहा है, फिर भी ये हमारे काम का नहीं है, बराबर। तो टाइप 2 जहाँ पे रिकॉग्नाइज किया वहीं पे कट करता है, तो ये हमारा काम का है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो यूज़ होता है वो होता है टाइप 2 इन बायोटेक्नोलॉजी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, तो टाइप 2, क्योंकि टाइप 1 रिकॉग्नाइज कहीं करेगा, लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके कट करेगा, मतलब रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पे किया और कट कुछ यहाँ पे किया, तो ऐसा तो कुछ काम का नहीं है। इसका भी कुछ कैसा है, रिकॉग्नाइज यहाँ पे किया, कट यहाँ पे किया, मतलब नियर डिस्टेंस में किया, फिर भी ये हमारे काम का नहीं है। तो ये एग्जाम्पल याद रख लेना, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है वो कौन सा होता है, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि ये जहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है वहीं पे कट करता है। ये दोनों रिकॉग्नाइज कहीं और करेंगे और कट कहीं और करेंगे। ये 100 बेस पेयर दूर जाके कट करता है, ये 24 to 26 बेस पेयर दूर जाके कट करता है। तो ये दोनों हमारे काम के नहीं है। तो मोस्ट कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज टाइप 2 इन बायोटेक्नोलॉजी, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, बराबर। अब लास्ट हमारा बच गया है कि नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, IUPAC, हम बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ गए एंजाइम का नोमेनक्लेचर, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, बराबर। लाइसोसोम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से क्लास से बिलोंग करता है, ये सब याद होना चाहिए, पढ़ाया ही है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बराबर। कैसे इसका नाम दिया गया है, तो 3 to 4 लीटर्स। भाई नोमेनक्लेचर ऑफ जो एंजाइम है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कंसिस्ट ऑफ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलो या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, समझ में आ रहा है ना, एक ही है। कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 लीटर्स, 3 और 4 लीटर्स प्लस रोमन नंबर, क्या होगा, रोमन नंबर। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है और आपके एनसीईआरटी में करेक्शन कर लेना, बराबर। आपको पता है इकोलाई बैक्टीरिया क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया मतलब इशेरिशिया कोलाई, बराबर। तो इसी के ऊपर हम इस तरह से देखते हैं, ECOR1। तो 3 to 4 लीटर्स हो गया, एक हो गया रोमन नंबर, बराबर। तो फर्स्ट लेटर ऑफ बैक्टीरिया जीनस, ये जो है ना फर्स्ट लेटर, आपके एनसीईआरटी में शायद जीन है पर करेक्शन कर लेना, जीनस लिखना। क्या होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, क्या है, जीनस है। तो फर्स्ट लेटर ऑफ बैक्टीरिया जीनस, तो ये फर्स्ट लेटर हो गया, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, बराबर, और ये फिफ्थ। सेकंड एंड थर्ड लेटर, सेकंड एंड थर्ड लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट
स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। तो सेकंड एंड थर्ड लेटर क्या है? स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। फोर्थ, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। भाई बैक्टीरिया का पेट्रिडिस में कल्चर करोगे ना, अलग अलग स्ट्रेन का होता है ना, तो ये फोर्थ जो लेटर है वो स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है। और ये फिफ्थ लेटर जो है ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट्स द सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एंजाइम। इट इंडिकेट्स द सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एंजाइम। किस ऑर्डर में उसे आइसोलेट किया है? आइसोलेशन ऑफ एंजाइम मतलब पहला है, सेकंड है, थर्ड है। आपके एनसीईआरटी में लिखा है इको R13Y, शायद कुछ इस तरह से है। तो ये ई हो गया फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, CO सेकंड एंड थर्ड लेटर स्पीसीज, R क्या हुआ? स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। और ये जो है ना पूरा R13 भी है, कोई रेफरेंस बुक में R713Y भी लिखा है। तो ये पूरे का पूरा क्या है? स्ट्रेन है। ये पूरे का पूरा क्या है? स्ट्रेन है, बराबर। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर रोमन नंबर जो है वो किस ऑर्डर में आइसोलेशन ऑफ एंजाइम हुआ है? तो एकदम सिंपल है, नोमेनक्लेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस। तो कैसे दिया था कि 3 to 4 लेटर्स एंड रोमन नंबर्स, बराबर। फर्स्ट लेटर बैक्टीरिया जीनस का है, जीन नहीं है। सेकंड और थर्ड नंबर स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। फोर्थ लेटर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आप कल्चर करते हो ना, तो बैक्टीरिया अलग अलग स्ट्रेन में दिखता है, तो उसी के रिगार्डिंग है। और रोमन नंबर मतलब इट इंडिकेट्स सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एंजाइम, मतलब कौन से ऑर्डर में उसे निकाला गया। तो एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ना, कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। बाकी जो एक्स्ट्रा जो बाहर का कुछ आता है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। मॉड्यूल में भी बहुत सारा दिया होगा कि कौन से साइड कौन सा कटिंग, वो सब आपको याद नहीं रखवाना, वो आपके सिलेबस में है भी नहीं और आएगा भी नहीं, बराबर। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।